कल जो है शाकंभरी और अजमेर के चौहान को पढ़। डाउट है? सारा क्लियर है? चौहान वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले संस्थापक कौन? कहाँ कौन सा शिलालेख जो है इनका वर्ण कौन सा शिला कौन सा करता है? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। और पहले संस्थापक कौन माने गए चौहान वंश? वासुदेव। कौन है? वासुदेव। दूसरे शासक कौन है भाई? प्रतापी शासक। पढ़ा है सभी ने? अजयपाल। फिर कौन है? अजयपाल। फिर पृथ्वीराज। देन अजयराज। और फिर है आपके अर्णोराज। लास्ट में है आपका विग्रहराज चतुर्थ। सेकेंड लास्ट है। और फिर है आपके मेन इंपोर्टेंट पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट शासक रहे आपके अजमेर शाकंभरी। मुझे लगता नहीं है कि डाउट है। क्लियर है सभी को? सारे महत्व कार्य आप सभी को। आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरू, का नाम है आपका रणथंबोर के नाम है रणथंबोर के चौक। फाइन। ये कब शुरू हुआ, कौन से शासन काल में इनके साहित्य बना, और ये सारी बातें हम। रणथंबोर प्रसिद्ध क्यों है भाई? यहाँ पर आप साम जानते हैं राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका 1301 रणथंबोर में की। और के काल में किया गया था अमीर देव चौक। क्या पढ़ेंगे आगे साथ। पर अभी आप समझिए कि यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, ये साका शब्द क्या है भाई? क्या आप लोग बेसिक चीज़ सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साका क्या है, पर आज थोड़ा और कंसेप्ट देख ले कि आखिर साका होता। कैन एनीवन टेल मी साका क्या है भाई? साका क्या होता है? साका का मतलब होता है ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई भी प्रोसेस में दो चीजें साथ में होती। एक तो है आपका जौहर, दूसरा है आपका केसरी। ये दो चीजें अगर साथ में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? साका। ठीक है। जौहर जो है मोस्टली किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा। और केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। क्या? अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे साका में जौहर पहले होता है या केसरिया पहले होगा? केसरिया पहले होगा या जौहर होगा? कौन सी चीज पहले होती है? हाँ? कितने स्टूडेंट्स मानते हैं कि केसरिया पहले होता है? कितने स्टूडेंट मानते हैं केसरिया पहले होता है? जौहर से पहले केसरिया होता है। आप लोग समझिए कि सबसे पहले होता है क्या? जौहर में कौन मरती हैं भाई? स्त्रियां। और जौहर किस तरीके से किया जाता है? या तो या तो अग्नि में कूदकर, या फिर वायु में उड़कर। ठीक है। हाँ, या तो जल में कूदकर मृत्यु की जाती है, या फिर अग्नि में कूदकर जो है जलकर स्त्रियां क्या करती है। अब आप एक बात बताओ, कोई भी स्त्री चाहेगी क्या भाई मेरे पति के बाद मैं मर? हर स्त्री चाहती है मैं सुहागन मरूँ। क्या हर स्त्री क्या चाहती है? मैं सुहागन मरूँ। और हर जेंट्स चाहता है कि भाई एक बार मेरी कर्तव्य खत्म हो जाए उसके बाद मैं मृत्यु। क्या है? अब स्त्रियां, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जौहर साका किया क्यों जाता था? ठीक है, क्यों स्त्रियां इतनी अग्नि में कूदती है, जल में कूदती, क्या मजा आ रहा है इनको? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, साका हमेशा उस टाइप पे किया जाता है, टाइम में किया जाता है जब कोई बाहरी आक्रमण किया जाए।
है, जब कोई बाहर का शासक जो है क्या करे, क्षेत्र पर आक्रमण कर ले और हमारे हारने के चांसेस ज्यादा हो, कि हमारे सैनिक बहुत कम हो, सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत हो और हम जानते हैं कि हम इस युद्ध में हार जाएंगे। उस केस में स्त्रियां जौहर करती है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम हार गए और इन्हें अगर हमने पकड़ लिया तो ऐसा होता भी है कि कुछ चीज़ें बच जाती है, उनको जो है शासक उठा लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं, उन्हें गुलाम बना कर खेल बना कर रखा था। उनकी स्थितियाँ बहुत खराब होती है, उनका मार्केट लगता है, बाजार में उन्हें बेचा जाता है। फिर ऐसी स्थिति में अगर कोई स्त्रियाँ रहेंगी तो उनको आत्मसम्मान, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एक और चीज जब ये जौहर करती हैं स्त्रियाँ तो 16 श्रृंगार पूरी ज्वेलरी, पूरा सब कुछ गोल्ड जो है पहनकर वो अग्नि में कूदती है, जिससे कि जो शासक आक्रमण कर रहा है उसके हाथ में तो ना तो स्त्रियाँ ना ही उनके पास में कोई। फाइन, राजा को किस चीज की टेंशन होती है हमेशा, या तो मेरी रानी सुरक्षित हो, मेरी बेटियां सुरक्षित हो, या फिर मेरी संपदा सुरक्षित। एक बार जब जौहर कर दिया जाता है और केसरिया जौहर कर दिया जाता है तो सारे पुरुष तय करते हैं कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं ना। तुम्हें अगर बाहर युद्ध करने के लिए भेजा जाए, तुम्हें पीछे टेंशन रहती है मेरे घर वालों का क्या वाले ही नहीं रहे, तो आप जी जान से क्या करोगे, युद्ध के मैदान में कूद पड़ोगे कि अब तो मेरा कोई भी ऐसा भी हो ऐसा भी हो। पर देखो मैंने क्या कहा, साका उसी केस में ज्यादा किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा हारने के चांस है। तो केसरिया क्योंकि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो अब ये जी जान से युद्ध के मैदान में कूद पड़ते कि आहार के तो मरना तो है ही। केसरिया बांध दिया मतलब कि क्या होगा, मरना के लिए तैयार हो जाओ। या तो अब मरना है, तय तो है कि हम हारेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होना चाहिए, सामने वाले। ना तो इनके हाथ में स्त्रियां आए, ना इनके हाथ में गोल्ड आए, और फिर नुकसान और कर दो भाई क्या। हाँ वो तो ये कि भाई क्या एनर्जी के साथ आप लड़ लगे, क्योंकि इसमें सब कुछ आप क्या करते हैं, अपना सोच लेते कि भाई हम हमारा अंत केसरिया बांध देते, केसरिया मतलब कि त्याग कर लेते हैं। क्या मरने के लिए तो कूद रहे हैं, लेकिन नुकसान किसको कर दो, सामने वाले का कोई सेनापति मार दो, सामने वाले की कोई इंपॉर्टेंट घोड़ा मार दो, हाथी मार दो, जिससे सामने वाले को बहुत ठेस। इसे कहते हैं साका, इसे कहते हैं साका। तो एक और चीज आप जानिए कि दो चीजें होती है। अच्छा, राजस्थान का पहला साका कब किया गया, 1301। किसके आक्रमण पे किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। और राजस्थान का दूसरा साका कब किया, 1303 में। किसके आक्रमण पे, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी। बस प्रश्न के राजस्थान के जितने भी कंटिन्यूस फर्स्ट सेकंड थर्ड साके हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। फाइन। अच्छा एक और चीज, क्या पुरुष जौहर नहीं कर सकते हैं, क्या पुरुष जौहर नहीं कर सकते, अग्नि में नहीं कूद सकते। याद रखना, पुरुष भी जौहर कर सकते हैं, लेकिन उसे जौहर नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। राजस्थान का जो जन्मत है वो जोधपुर में हुआ। चारण जो शासक थे, चारण जो जाति थी उन द्वारा किया गया था, मोटा राजा उदय सिंह के काल में, मोटा राजा उदय सिंह के। क्या है उन्होंने, आकाई क्या था। एक और चीज यहाँ पर आप जानिए कि जौहर और सती में क्या अंतर है। एक शब्द होता है जौहर, एक शब्द है आपका सती, दोनों में क्या अंतर है, जौहर और सती में क्या अंतर है, है? अभी तो जल ही रही है। याद रखेंगे पहला डिफरेंस कि भैया ये जो है पति की मृत्यु से पूर्व होता है, ये पति की मृत्यु के बाद होता है। और डिफरेंस, यहाँ केवल एक स्त्री कूदती है भाई पानी में, एक स्त्री कहाँ, अग्नि में। यहाँ कितनी कूदती है, गिनती नहीं है। तो चित्तौड़ का आप साका देखेंगे तो पहले में 700, दूसरे में, सॉरी पहले में 1600, दूसरे में आपके 13,000।
13,000, फिर 700। गिनती नहीं होती महिला, मतलब महल की जो ऑलमोस्ट महिला होती है, राजकुमारियाँ होती है, बेटियाँ होती है, दासियाँ होती है, सबकी सब क्या करती है, ज्वेलरी पहन के 16 श्रृंगार करके या तो जल अग्नि में कूद जाएंगी या फिर फाइन, इसे ही हम कहते हैं जौहर। याद रखेंगे इसमें जो है कई स्त्रियां होती हैं और डिफरेंस में जो है जौहर में स्त्रियां अपने मन से जाती है, वो कोई फोर्स नहीं करता है। ये वीरांगनाएं कहते हैं इसे, क्यों? क्योंकि अपने मन से जो है अग्नि में और जल में कूद, सती में उसकी मन भी नहीं हो ना, वो भी उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जाते, पकड़ के ले जाएंगे, देखो तो बैठना ही। बातें समझ आ रही है सब? एक बेसिक डिफरेंस है जौहर और आपका सती। फाइन, समझ में आया? साका क्या होता है? साका होता है केसरिया, और अगर किसी भी युद्ध के दौरान केसरिया और साथ में जौहर कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? साका। कभी कभी ऐसा होता है अर्ध साका भी होता है, जैसे आपने कहा ना जौहर हो गया के बाद में पता लगा कि भाई युद्ध, तो अर्ध केसरिया रुक जाता है। केसरिया क्या होता है? रुक, ऐसा भी होता है भाई, वाकई में ऐसे भी क्या, ये है साका। आज जो हम पढ़ेंगे वो रणथंभौर का प्रथम साका पढ़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान का भी पहला साका। कब किया गया? 1321। फाइन। अच्छा, अब एक और चीज, रणथंभौर पर हम आए तो रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जान लो। रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, सभी ने देखा है रणथंभौर का दुर्ग? एक देखा है तो ऐसे देख, ये ऐसा कुछ आपका है, और डिटेल में देखना है। कॉर्नर में इसमें कहाँ है वो आप, पेड़ कहाँ है, पैड कहाँ है इसमें? ला के लाओ जल्दी से। मैं उसको कनेक्ट कर रहा है सर, ये मुझसे कनेक्ट दिखता है, फिर मुझे रणथंभौर लिखना है। हाँ, माउस का ऑप्शन आ, फिर रणथंभौर लिखना है। ये इस पे लिखा क्यों, सिर्फ पैड क्यों नहीं आ रहा है इसे, कीपैड क्यों नहीं आ रहा है इसमें? पैड आ जाता है ना, नहीं? क्या हो गया? हम माइक से कर, रणथंभौर फोर्ट कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं सर, पर चेक करना सही। चलिए फाइन, तो आप लोग ऐसे ही देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर का किला है, वो कुछ इस वे में आपको दिखेगा। फाइन, कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो ये दुर्ग है, ये जो किला है, ये आपका चारों दिशाओं से 7 पहाड़ियों से घिरा। कितनी पहाड़ियाँ हैं? 7 पहाड़ियाँ। 7 पहाड़ियाँ इसको सराउंड किए हुए हैं, तो बीच में ही अंडाकार रूप में कैसे लगता है? अंडाकार के रूप में।
ये जो है इस पे कथन भी कहा गया है कि लगता है सारे जो दुर्ग है वो नंगे हैं, पर इस दुर्ग पहन रखी क्या है केस कि ये जो दुर्ग है, ये सराउंडिंग किसकी है, इसकी पहाड़ों से, ये पहाड़ों से क्या है ढक रखा है, तो लगता है इसको किसने कवर कर रखा है। बाकी सारे जो दुर्ग हैं वो नंगे हैं, पर ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो क्या है बख्तर बंद है। ये अबुल फजल का स्टेटमेंट था, अबुल फजल। हाँ, इसको जो है दुर्गों को राजा भी माना गया है। को डाउट होता है कि दुर्गों का राजा मतलब चित्तौड़गढ़ का किला, पर जो ये दुर्ग है इसे क्या कहा गया है, दुर्गों का राजा और दुर्गो राज। क्या कहा गया है, वो राज। इसे चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्तौड़ सबसे बड़ा दुर्ग है और चित्तौड़ का छोटा भाई कौन है, अच्छा ये दुर्ग बना कब, इसका कोई एविडेंस नहीं है। सब मानते हैं ये कौन सी सदी में बना है भाई, लगभग 8वीं सदी में बना है। और क्योंकि यहाँ चौहानों का शासन था, इसलिए बनाया भी किसने है इसको, चौहान शासकों द्वारा बना। बहुत पुराना दुर्ग है, किसके द्वारा बनाया गया, चौहान शासकों। फाइन एवरीवन। अच्छा और के बारे में हम कहें इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले जो इसका एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट को क्या कहते हैं हम, इस प्रश्न आता है, प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार को हम कहते हैं नौलखा दरवाजा। क्या कहते हैं, नौलखा दरवाजा। फाइन। और के अंदर क्या क्या है भाई, इसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। जैसे कि एक मॉन्यूमेंट है आपका जोगी महल। कौन सा महल है, जोगी महल। एक है आपका सुपारी महल, एक है सुपारी महल। दूसरा है होरा महल, और अब होरा। और क्या है भाई, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। इसी के ऊपर है, फोर्ट पर जाओगे ना आप, कौन सा त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर देखा होगा ना आपने, सुना होगा उसके बारे में। आप जो कार्ड, शादी के कार्ड छापते हैं ना, उसमें सबसे पहला जो कार्ड माना जाता है कहाँ जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर मंदिर। फाइन। नेक्स्ट जो है आपका अकबर की टकसाल। टकसाल मतलब जहाँ उनके क्या छपते हो, क्या बनते हो, ये कॉइन्स बनते हो। अकबर की टकसाल, उनकी कॉइन्स से कहते हैं अकबर की टकसाल। नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर है आपका पीर सदरुद्दीन की दरगाह। सदरुद्दीन की दरगाह। एक है इसमें 32 खंभों की क्या है, 32 खंभों की छत। क्या खंभे हैं भाई, किसने बनाए, तो याद रखना ये 32 खंभों की छत जो है आपके हमीर देव द्वारा बनाई, द्वारा बनाई, हमीर देव के द्वारा बनाई। और ये जो है हमीर देव ने अपने पिता चैत्र सिंह और जय सिंह के लिए बनाई, पिताजी के जय सिंह के लिए बनाई थी। और ये जो है जयते सिंह जय सिंह, इन्होंने अपना जो है 32 साल का शासन किया, साल का शासन किया। इस 32 की याद में कितने खंबे बनाए थे। और हमीर देव जो है अपना जो न्याय, मतलब क्या इनसे न्याय मांगने आती थी, भाई भाई इससे क्या बताओ, तो ठीक है, तो ये जो अपना न्याय है वो यहीं पर बैठ के, इस खंभों की छतरी के ऊपर ही बैठ के करते, तो हम न्याय की छतरी कहते हैं, न्याय की। क्लियर हो रही है प्रमाण। तो ये जो है रणथंभौर का दुर्ग, और यही दुर्ग से आपके सारे शासक शासन प्रारंभ। फाइन। जोगी महल, सुपारी महल, सारे महल आपके राज्य के बारे में सुना है आपने, क्या सुना है कि परी, उनका इससे क्या कनेक्शन। माना जाता है कि दूसरा राजा है वो पौवा लेती थी, ठीक है, पौवा पीती थी, ठीक है, और वो जो उनका पौवा पॉइंट था जहाँ वो पीती, वो था सुपारी महल में जाके सुपारी खाती है।
ताकि वहां कोई जा नहीं सके, आ नहीं सके, बहुत सिक्योर जगह। कोई तुम जाके सोच दे इसका छापा हुआ। हाँ भाई, ये बहुत ऐसी। पर आप लोग जानिए कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये आपकी कहाँ है, रणथंभौर के दुर्ग। एकमात्र ऐसा दुर्ग जो क्या है, नंगा नहीं है, क्या है, बख्तरबंद है। क्यों? क्योंकि क्या पहन रखी है, नहीं पहन रखी, इसके चारों तरफ क्या है, ये कवर्ड रहता है। आप देख सकते हैं, आप जैसे तारागढ़ को देखते हैं, आप लोग यहाँ से अरावली हिल्स, जब आप भाई माधोपुर जाएंगे तो आपको आसानी से चारों तरफ क्या होगा, पहाड़ी पहाड़। माना जाता है बख्तरबंद। क्या है, बख्तर। तो मैं अभी बताऊंगी आगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था ना, तो उसके पत्ते थे, उसने षड्यंत्र किया था। उसके बाद जो है इसको, तो वो हत्या षड्यंत्र के साथ किया था। तो हमीर देव चौहान के खास सेना कर्णमल और रत्तीपा है, उसकी मदद से जो है इस किले पर आक्रमण किया जाता है। पसीने छूट जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चाचा जी आए थे, जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने इस पर 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार नाकाम रहे। लास्ट में तो बोल के गए हैं, ऐसे 10 किलो को तो मैं एक मुस्लिम बाल के बराबर है। जब हाथ में नहीं आए तो क्या बोले भाई, ने कहा कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी ना जाऊँ, नहीं आऊँ। क्यों? क्योंकि उसको वो कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पाया, 2 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई समय तक इसको घेराबंदी करके रखा, और बाद में जब कोई मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने सिक्योर दुर्ग। एक्चुअली फाइन एवरीवन, तो इस बारे में जो कहानी है आप लोग लिख, पहले आप हेडिंग डालिए, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान किसके अंदर, पहले साका के बारे में आप लोग लिख लीजिए, जो आप लोग को बताया गया, इसमें बताऊंगी नहीं, आप लोग लिख क्या सभी ने। उसके बाद लिखे राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी। राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी, 1301 रणथंभौर में किया गया था। तेरह सौ एक ईस्वी में रणथंभौर में किया गया। नेक्स्ट, साका से तात्पर्य है केसरिया व जौहर। साका से तात्पर्य है केसरिया व जौहर साथ में किया जाना। केसरिया व जौहर साथ में किया जाना। डन। फिर सबसे पहले क्या होता है, तो लिख लीजिए, इन दोनों गतिविधियों में सर्वप्रथम जौहर किया जाता है, साथ केसरिया किया जाता है। दोनों गतिविधियों में सर्वप्रथम जौहर किया जाता है, साथ में केसरिया किया जाता है। जौहर, जौहर में, जौहर में महल की सभी स्त्रियां, जौहर में महल की सभी स्त्रियां जल व अग्नि में कूदकर, जल व अग्नि में कूदकर वीरांगनाएं बनती। अग्नि में वीरांगनाएं, वही केसरिया में, वही केसरिया में
केसर रंग की पगड़ी पहनकर क्या केसरिया में केसर रंग की पगड़ी पहनकर पुरुष पुरुष आत्मसमर्पण करते। पुरुष आत्मसमर्पण करते। क्या नेक्स्ट, फिर लिखे जौहर और सती में क्या अंतर है। जौहर और सती में क्या अंतर है। जौहर जो है मृत्यु से किया जाता है, बात किया जाता है। इसमें जो है कई स्त्रियां होती है, इसमें केवल एक स्त्री में जो है मन से किया जाता है, कोई जोर दबाव नहीं होता, ये अपने मन से जो है जौहर करती है। और यहाँ जबरदस्ती क्या करते हैं, उसका मन हो या ना हो सती दिखाया जाता है। क्या क्या आपका हो गया। नेक्स्ट लिखे इसमें रणथंभोर का दुर्ग। रणथंभोर का दुर्ग। रणथंभोर का दुर्ग। कि इस दुर्ग की स्थापना 8वीं सदी के लगभग, दुर्ग की स्थापना 8वीं सदी के लगभग चौहान शासकों द्वारा मानी जाती। 8वीं सदी के लगभग चौहान शासकों द्वारा मानी जाती। फाइन। इन चौहान शासकों में राणा स्तंभपुरा का नाम, इन चौहान शासकों में राणा स्तंभपुरा का नाम बताया जाता। बताया जाता। क्या ये क्या है आपका रणथंभोर दुर्ग की स्थापना 8वीं सदी चौहान शासकों द्वारा है। चौहान शासकों में ज़्यादा नाम जो यूज किया जाता है वो राणा स्तंभपुरा का यूज। के बाद लिखे इस दुर्ग को इस दुर्ग को दुर्गों का राजा और दुर्गा राज भी कहा जाता है। दुर्ग को दुर्गों का राजा और दुर्गा राज भी कहा जाता है। दुर्गों का राजा व दुर्ग राज भी कहा जाता है। यह दुर्ग ऐरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐरण दुर्ग की ऐरण दुर्ग क्या होते हैं भाई। हाँ भाई, ऐरण दुर्ग क्या होते हैं। ऐसे दुर्ग फॉरेस्ट एरियाज में क्या तो लिखे ये दुर्ग ऐरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग
चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये दुर्ग चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। एवं इसका आकार अंडाकार, एवं इसका आकार अंडाकार का आकार अंडाकार है। कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है। अबुल फजल ने अबुल फजल ने दुर्ग के बारे में कहा है कि सभी दुर्ग, अबुल फजल ने इस बारे में कहा सभी दुर्ग, सभी दुर्ग नंगे हैं, किंतु यह दुर्ग बख्तरबंद, यह दुर्ग बख्तरबंद, सभी दुर्ग नंगे हैं कि यह दुर्ग बख्तरबंद, यह दुर्ग बख्तरबंद। आ गया ना, बख्तरबंद मतलब कि चारों तरफ से क्या है, बंद है। बाकी सारे दुर्ग खुले दिखाई देते हैं, पर ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। किसने कहा है स्टेटमेंट? अबुल फजल। किसने कहा है? अबुल फजल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस दुर्ग में पूंजी, पूंजी की मतलब चाबी। दुर्ग में पूंजी हाइन दुर्ग। पूंजी का मतलब समझते क्या होता है? जब इस किले की चाबी नीचे है, ऐसा। मान लीजिए, मान लीजिए आपको जो ऑफिस में क्लास में बैठना है, तो आप क्या करेंगे? सीधा आके बैठ जाएंगे? हैं? हैं? क्लासरूम की चाबी क्या है? गेट है। मतलब तुम बिना बात किए, बिना फीस के बारे में बात किए, बिना कुछ के तुम हो जा रहे हो, क्लास ले रहे हो, अच्छा। यानी कि इस रूम की जो चाबी है, ये ऑफिस है। सबसे पहले आपको यहाँ तक आने के लिए इस ऑफिस में जाना होगा, सर की परमिशन लेनी होगी, सर से फीस डिपॉजिट करने के बाद तुम यहाँ बैठोगे। रणथंभौर दुर्ग तक जाने के लिए सबसे पहले उसकी कुंजी क्या होगी? झाइन दुर्ग होगी। जब झाइन दुर्ग में पहुंचोगे तो उसी के बाद आपको कहाँ एंट्री मिल, चेक पॉइंट क्या है आपका, चेक है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा। नाम पूछा जाता है कौन सा दरवाजा है, तो कौन सा है? नौलखा दरवाजा है। क्योंकि माना जाता है इस पे जो साइंस बनी हुई है बेहद खूबसूरत। नौलखा दरवाजा है। नौलखा ये सभी ने के बाद लिखे रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख, रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख इमारतें, सारे नाम लिखे भाई। महल, सुपारी महल, लौरा भौरा, ठीक है, लौरा भौरा महल, लौरा भौरा महल, क्षेत्र गणेश मंदिर, अकबर की टकसाल, पीठ दरगाह, 32 खंभों की छत, सारे जो सारे हैं इसमें फेमस इमारत। क्या आता है पीठ का, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, और दुर्ग। अकबर की टकसाल कहाँ है? 30 खंभों की छतरी, सारे पॉइंट। निम्नलिखित इमारतें हैं। एक और चीज ऐड कर लेना, यहाँ पर एक ऐसी
नदी या ऐसी कहते हैं छोटा सा पानी का एक लेक गुजरता है, तो ऑरिजिन हमें नहीं पता क्या है, इसलिए गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लिख लेना एक एट गंगा। जोगी महल, सुपारी महल, चौरा भौरा महल, नेत्र गणेश मंदिर, अकबर की टकसाल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, 32 खंभों की छत, 32 खंभों की छत। टकसाल, अकबर की टकसाल। लिख लिया सभी ने? अकबर की टकसाल। ये सारे जो है इसमें मेन मॉन्यूमेंट्स है। अब एक लिखा है 32 खंभों की छतरी के बारे में। 32 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान द्वारा निर्मित। 30 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान द्वारा निर्मित। हमीर देव चौहान द्वारा निर्मित। ये छतरी हमीर देव ने अपने पिताजी चैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन काल के लिए बनी। ये छतरी हमीर देव ने अपने पिताजी चित्र सिंह जय सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए बनवाई थी। 30 वर्ष के शासनकाल के लिए बनवाई थी। चित्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के लिए बनवाई थी। मेरे जैत्र सिंह को जय सिंह भी कहते हैं और जय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इसी पर बैठकर हमीर देव, इसी पर बैठकर हमीर देव न्याय किया करते थे। इसी पर बैठकर हमीर देव न्याय किया करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय किया करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी भी कहते हैं। Fine? ये सारे जो है इसमें इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको डिटेल में पता होने चाहिए। अभी हम कहाँ सभी के बारे में डिटेल से पढ़ें। नेक्स्ट लास्ट एक पॉइंट लिखे, इसमें लास्ट पॉइंट लिखे, यह दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से, यह दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि बेहद सुरक्षित दुर्ग है। ये दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सुरक्षित दुर्ग है। ठीक है? जहां पर आक्रमण करना, जहां पर आक्रमण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बातें समझ आई रणथंभौर के बारे में? हमने उसका दुर्ग पढ़ा, उसका साका पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में आप सभी को पता है कि इसकी जो स्थापना यहाँ जो चौहान वंश की के द्वारा रखी गई, गोविंदरा। ये किसके रिश्तेदार हैं?
माने जाते हैं इनमें जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का खून भी है। ये जो है वैसे ही वीर और शौर्य थे पृथ्वीराज चौहान। यही जो है रणथंभौर की क्या करते हैं, चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कुछ टाइम ये शासन करते हैं पर कुछ टाइम बाद इनकी क्या हो जाती है, उसके बाद जो अगले शासक होते हैं आपके बल्लन देव। कौन थे, बल्लन देव। बल्लन देव के शासन काल में दिल्ली में कंटेम्प्रेरी कौन थे भाई, कालीन कौन थे, याद रखेंगे हैं इनके साथ। इल्तुतमिश कौन थे भाई, इल्तुतमिश क्या है, ऐबक के बाद आए थे। वही इल्तुतमिश है जिसने किताब कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया। तो ये जो इल्तुतमिश है ये रणथंबोर पर आक्रमण कर देते, और पर आक्रमण कर देते हैं जिससे कि बल्लन देव भाग जाते, भाग गए। अब किसने फतेह कर ली यहाँ पर, कर ली, इल्तुतमिश जीवी थे 1236, अब तक 1236 के बाद जो बहन की मृत्यु हो जाती है, उसकी ये पहले ही बोल देते कि मेरा जो अगला उत्तराधिकारी है मेरी पुत्री बनेगी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। लेकिन लेकिन क्योंकि ये स्त्री थी, लोग जो है जो स्त्रीगण है वो इससे सहमत नहीं, वो नहीं चाह रहे थे कि एक स्त्री क्या बने, एक शासक बने। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती जो है इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बना दिया, को राजा बना दिया। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना, ये मम्मास बॉय क्या थे, मम्मास बॉय। में भी मम्मा चाहिए, दिन में भी मम्मा, रात को। अरे नहीं है भाई, क्योंकि ये मम्मास बॉय थे, ये कोई कार्यभार नहीं करते थे, बिगड़ी हुई औलाद थी। इसलिए जो है ये अपने कार्यभार को छोड़ थी। उनका कार्यभार कौन संभाल रही थी, शाहत तुर्कन। कौन थी, शाहत तुर्कन जो है इनकी माता जी थी। माता जी तो यही चाह रही थी कि जो बचा कुचा हमारे पास है वो सुरक्षित, कि हमारे बेटे के कर्म इतने अच्छे नहीं कि भाई हम लंबे क्षेत्र तक क्या करें, शासन करें। इसी चीज का फायदा उठा के रुकनुद्दीन फिरोज की जिसे कहते हैं कमजोरी का फायदा उठाकर बल्लन देव के वंशज बाघ भट्ट, क्या नाम है, बाघ भट्ट जो है ये फिर से रणथंबोर को अपने अधीन, फिर से क्या कर लेते हैं, रणथंबोर को अपने अधीन, इन्हीं के वंशज के। बल्लन देव तो भाग गए रणथंबोर छोड़ के, क्या है इल्तुतमिश यहाँ पर शासन करने लगे। लेकिन इनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज कमजोरी जब पता लगी तो वापिस से बाघ भट्ट क्या होते हैं, अपने शासन, रणथंबोर को अपने अधीन। ऐसे करते करते शासन चलता रहता है और फिर एक नया वंशज आता है जिसका नाम था नाम था। इन्होंने जो है कई क्षेत्र में मतलब रणथंबोर के आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करने का, पर ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। के बाद नेक्स्ट प्रतापी शासक आए थे आपके चित्र सिंह, नाम था। उन्होंने 32 साल शासन किया। इंपॉर्टेंट शासन यहाँ पर होता है वो किसका होता है, वीरदेव। आपको ये पूरी कहानी नहीं पढ़नी, प्रश्न हमेशा और हमेशा रणथंबोर में कहाँ से आएगा, केवल पूछा जाएगा तो ये पूछ लेंगे कि स्थापक कौन, और ज्यादा डेप्थ में पूछेंगे तो पूछ लेंगे इल्तुतमिश ने कब आक्रमण किया था भाई, किसके शासन काल में आक्रमण किया था, पुनः जो है किसने अधीन किया था अपने, बाघ भट्ट। That's it। हम जो पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, वीरदेव चौहान तो पढ़ेंगे। क्या तो एक बार ये फटाफट से फ्लो चार्ट ड्रॉ करिए, एक को हम उठा के रणथंबोर का इतिहास लिख लो और फिर आप लोग लिखो।
है सभी ने? वन आगे। नेक्स्ट, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में कहावत है, अगर आपने सुना, बारे में सुना है, सुनो। ये शावन सतपुरुष वचन कदली फलित एक बार। क्या तेल? तेल हट न दूध। इनके बारे में सी शावन का मतलब क्या? शावन का मतलब, सावन का मतलब का बच्चा है। सावन का मतलब उसका बच्चा, यानी शेरनी जो है केवल एक बार ही जो है को जन्म, एक बार ही जो है डिलीवरी करती है, डिलीवरी है उस क्या अपने आप क्या हो जाता है ये शेरनी जो है केवल एक बार जो है सिंह को जन्म दे सकती है। सतपुरुष जो वचन देता है भी बोलता है वो क्या होता है? सत्य होता है, और एक बार जो निकल गया वो तो निकल वापस से बार बार किसी ट्राई नहीं करता होगा ना आपने। सत्य बोलते, जो सच बोलते वो एक बार बोल देते, क्या है? तो सतपुरुष का जो वचन है वो भी एक बार निकलता है। कदली का मतलब क्या होता है? कदली क्या होता है? केला। केले का जो पेड़ होता है ना उसमें केवल एक बार फल आते हैं, फिर आपको वापस से उसको चेंज करना है। तो कदली फलित एक बार, यानी कि सिंह बच्चे एक बार देती है, सतपुरुष वचन एक बार कहता है, कदली फलित एक बार। त्रिया का तेल, त्रिया का मतलब होता है स्त्री, स्त्री का जो तेल है, स्त्री पर तेल है, या जिसे कहें हल्दी जो है एक बार ही चढ़ता होता है। तो देखता है स्त्री पर जो है, हम राजपूत बात करें अब तो बहुत एक छोड़ा दूसरा वो नहीं, यहाँ पर हम राजपूती बात कर रही है जिस बॉडी पर एक बार तेल चढ़ता है उसका विवाह कर दिया जाता है। ऐसे ही हमीर का जो हट है, हमीर की जो जिद है वो भी एक बार चढ़ती है, और एक बार उसके सड़क बैठ गई कि भैया करना है तो करना है बात। क्या? तो ये जो है इसके बारे में कहावत है। क्या कहावत है भाई? सिंह सावन सतपुरुष वचन तब बार, और फिर है आपका प्रिया का तेल हमीर हट चढ़े न दूज। एक बार चढ़ जाता है तो बस फिर वो उतरता नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या कहा? हमीर का हट ऐसा क्या है कि भाई, क्या था हमीर का हट? ऐसी क्या जिद करी उसने कि भाई सब उसको इतिहास में कहावत से जानने लगे? एनीवन, क्या जिद थी हमीर? इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए हमीर देव चौहान, हेडिंग डालिए हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, टाइम पीरियड इसका है 1282 से 1282 से इसी के समकालीन जो है दिल्ली में कौन थे भाई? इसी के समकालीन याद रखेंगे, दिल्ली में है आपके सबसे पहले जलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने रणथंभौर के दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया। कब कब? 1290 में और 1292 में। दोनों बार विफल रहा। ठीक है, दोनों बार विफल रहे, इसीलिए उन्होंने एक कथन कहा था कि भाई ऐसे ऐसे 10 किलो को तो मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर में ना। क्या? तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, वो हार गए। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए इन्हीं के भतीजे, जो कि बाद में क्या बनते हैं, इन्हीं के दामाद, का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वेट ही कर रहे थे कि कब मैं जो आक्रमण।
लेकिन उससे पूर्व ही उसे कई ऐसे मौके मिल गए जिससे रणथंभोर दुर्ग पर आक्रमण करना ऐसे क्या मौके थे? कैन एनीवन टेल मी? क्या थे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभोर के दुर्ग पर आक्रमण किया? नहीं। अमीर से रिलेटेड आपको जो है साहित्य पढ़, महाकाव्य अमीर हट और है आपका, दोनों मैं आपको पहले लिखा चुकी हूँ। अभी इसके लिए साहित्यिक और कौन है? आपके चंद्र, कौन है भाई? कौन है? चंद्र रासों के कौन है भाई? बताओ अब। तारंगधर कौन है? तारंग तो उस समय के लिखे गए इनके इन्हीं के ऊपर क्या है साहित्य, इन पर बहुत प्रश्न आते हैं। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गुजरात पर आक्रमण किया था। समझ लो, लिख लेने बाद अलग अलग मंतव्य बता रही हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण, कारण क्या था, क्या कि उसके रणथंभोर दुर्ग पर आक्रमण करना। सबसे पहला कारण हमीर महाकाव्य के अनुसार कि भाई उन्होंने जब गुजरात पे अभियान चलाया था और आक्रमण किया था, आक्रमण के बाद गुजरात की संपदा को लूट कर कहाँ लेके जाया जा रहा था? दिल्ली। कहाँ लेके जाया जा रहा था? दिल्ली। और इसी दौरान क्योंकि गुजरात के बाद कहाँ से एंटर करोगे गुजरात में? आप जालोर से, जालोर से फिर कहाँ जाओगे? रणथंभोर, और रणथंभोर से फिर कहाँ जाओगे? दिल्ली। ऐसे ही होगा, रूट यही होगा। जब संपदा को लूट कर जालोर पहुंचे थे, इस संपदा को लेके विवाद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी दो गुट बन गए। एक गुट जिसका नेतृत्व कर रहे थे आपके मोहम्मद शाह। कौन कर रहे थे? मोहम्मद शाह। एक गुट वो जो जो इसका नेतृत्व उलुग खान और नुसरत खान कर, कौन कर रहे थे? उलुग खान और ये दोनों बोले भैया इसका तो 3/4 मेरा हिस्सा बनता है, मैं आगे आगे था भाई आर्मी में, मैंने पहले उसको आक्रमण किया, मैंने उसको पहले मारा। वो बोले नहीं, मैंने मेरी वजह से जीते, सबसे ज़्यादा शेयर किसका बनता है? मेरा बनता है। ऐसे करके इन दोनों में क्या हो गया? लड़ाइयाँ हो गई, और जो सारी संपदा थी वो मोहम्मद शाह चुपके से सारी संपदा को लेट के भाग गया। सारी संपदा को लेकर भाग गया, और भाग के क्योंकि पता था अलाउद्दीन खिलजी छोड़ेंगे नहीं, किसकी शरण में चला गया? मीर देव के बोले चलो मुझे तो हेल्प मी हेल्प। हमीर देव जो थे अतिथि थे, वो क्या है कि चाहे कैसा भी हो गेस्ट, हम तो उसकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और इस शरणागत ये जानते हुए भी कि पीछे कौन भागा भागा आ रहा है, डोंट वरी, रिलैक्स, आप मेरे यहाँ पर है, फाइन। हमीर ने जो है उसको शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने वार्न किया भैया ये मेरा आदमी है, पर हमीर ने जिद ले ली कि भाई हम इसको नहीं छोड़। इस वजह से जो है उन्होंने क्या किया? दुर्ग पर आक्रमण किया एज पर दी मीर महाकाल, एज पर दी अमीर। रीजन समझ में आया सभी को? भैया जब गुजरात पर आक्रमण करके संपदा को लूट के ले जाया जा रहा था, जालोर में दो गुट बन गए थे जो लड़ रहे थे कि संपदा में शेयर किसका ज्यादा हो, और इस वजह से मोहम्मद शाह ने संपदा को लूट कर भाग गए और कहाँ चले गए? किसकी शरण में? अमीर देव की। अमीर देव ने उन्हें शरण दे दी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आपके रणथंभोर पर क्या किया? आक्रमण। ये पहला कारण है। दूसरा जो कारण है वो किसमें बताया गया है? अमीर हट। और ये जो कारण है ये किससे रिलेटेड है? यहाँ से। ना कौन थी भाई? कैन एनीवन टेल मी? ना कौन थी? नहीं है तो याद रखेंगे, चिमना जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी। क्या थी? मराठा बेगम। फाइन। माना जाता है चिमना थी कि चिमना जब अलाउद्दीन खिलजी
नहीं रहते थे तो भैया ये किनके साथ समय व्यतीत करते, इन्हीं के साथ रहती थी। और ये जो है इनके एक्सटर्नल मैरिटल, ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को याद होती है और तो वो मोहम्मद शाह के पीछे पीछे भागते हैं, और मोहम्मद शाह भाग के कहाँ चले जाते हैं, हमीर देव के पास। क्या हमीर देव को वो वार्न करते हैं, भैया इसने मेरे से विश्वासघात किया है, इसे छोड़ देना, ये हमारा आंतरिक मामला है। पर हमीर देव नहीं छोड़ते, जिद पे अट जाते हैं कि भैया अब मेरी शरण में आया, भैया अब हम नहीं। ये जानते हुए कि बहुत स्ट्रांग आर्मी, अलाउद्दीन खिलजी टाइम में बहुत स्ट्रांगेस्ट आर्मी थी, कि उसकी व्यवस्था, उसका बाजार मूल्य नियंत्रण सब एक से बढ़कर एक था। तो वार्न करने पर भी जो है हमीर देव ने उसे नहीं छोड़ा, और यही कारण था कि 1301 अलाउद्दीन खिलजी ने आपका लाहौर पर आक्रमण, कई दिनों तक जो है उसे घेर के रखा गया, रणथंभौर को घेराबंदी की गई, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी को एक्सेस नहीं कर पा रहे। लास्ट में जाके उन्होंने षड्यंत्र किया, किससे, रणपाल और रतिपाल से। किसके साथ, रणमल और रतिपाल से। भाई देखो कैसे षड्यंत्र किए जाते हैं। अब षड्यंत्र उन्होंने कर लिया है, और इन्हीं की मदद से उन्होंने क्या किया, रणथंभौर दुर्ग तालाब था, सारे महल के, क्योंकि घेराबंदी कर ली, नीचे तो आप जा नहीं सकते, महल दुर्ग से उतर के आप नीचे जा नहीं सकते, पानी ले नहीं सकते, आप सामान ले नहीं सकते, आपको उस दुर्ग में ही क्या करना होगा, अपना जीवन व्यतीत कर। इस केस में जो बड़े बड़े राजा थे वो अंदर ही 6-6, 7-7 महीने तक का क्या रखते थे, अन्न भंडार रखते थे, पानी रखते थे। जो पानी रखा गया था, जो तालाब बनाया गया था जिससे सब पानी पी रहे थे, उस पानी में रणमल और रतिपल जो है गौ रत्न मिला देते, यानी कि गौ का खून, गाय का खून मिल जाने से, क्योंकि राजपूत शासक थे वो इसे ग्रहण नहीं करते, कई दिनों तक भूखे प्यासे रह जाने के बाद वो डिसाइड करते हैं अब हम क्या करेंगे, शाका करें। जब भूखे प्यासे तो हैं ही, वो कैसे युद्ध करेंगे, सामने इतनी स्ट्रांग आर्मी, हम इतने कमजोर, कब तक हम जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए उन सभी ने डिसाइड किया कि 1301 क्या करेंगे, शाका करेंगे। हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया किया गया। हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया गया था। कौन सा जौहर किया गया था, जल जौहर। इसलिए ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है 1301 ईस्वी। बातें समझ आ रही हैं, हाँ, क्या, सो दिस द फर्स्ट शाखा ऑफ योर राजस्थान हिस्ट्री एवर, बाय द अटैक ऑफ अलाउद्दीन के आक्रमण से, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। क्या, तो उसको हम कल की क्लास में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे। एवरीवन एक सेकेंड, ये सारे आप इंपॉर्टेंट जो है वर्क्स लिख ली, तीनों किताबें लिख ली आपने, तीनों किताबें और इनके जो साहित्य कार्य आप फटाफट से नोट। थैंक यू एवरीवन।